नमस्कार सभी को। मेरा नाम राजन बाबू है। एथिक्स की क्लासेज हमारी चल रही हैं और लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी इमोशनल इंटेलिजेंस और हम डेनियल गोलमैन, पीटर सैलोवी इतिहास हमने पूरा पढ़ लिया था। तो आइए हम धारणा से शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कि धारणा से शुरू करेंगे, तो आज हम शुरू करेंगे कहाँ से? डेनियल गोलमैन की अवधारणा इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर के क्या है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो धारणा है मैं आपको बता देता हूं। एक तरफ है हमारे डेनियल गोलमैन, दूसरी तरफ है हमारे जॉन मेयर और पीटर सैलोवी। अब क्या है कि धारणा तो इन दोनों ने ही दी है। किसकी? इमोशनल इंटेलिजेंस की। दोनों ने ही इमोशनल इंटेलिजेंस को समझाने का प्रयास किया है अपने अपने तरीकों से। अब है क्या, देखिए, जो डेनियल गोलमैन है, यदि उनकी हम बात करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस को एज ए एकेडमिक, यानी कि स्कूल सिलेबस में लेकर के आना, कॉलेज सिलेबस में लेकर के आना, संस्थानों में इसको शुरू करना, जो विभिन्न प्रकार के जो संस्थान होते हैं वहां के कर्मचारियों को इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देना, तो ये सब किसने शुरू किया? डेनियल गोलमैन ने शुरू किया। एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि डेनियल गोलमैन ने जो ईआई है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसके कॉमर्शियल पहलू की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, जबकि इन्होंने जो ध्यान दिया ना वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने एज ए रिसर्च की तरह उसको ज्यादा पढ़ा है। तो ये दोनों में अंतर है, इसीलिए दोनों की धारणाओं में अंतर है। जो सबसे ज्यादा फेमस है वो गोलमैन साहब की है। सबसे ज्यादा बुक्स में यदि कहीं मिलेगी या संस्थानों में ट्रेनिंग कहीं किसी चीज की हो रही है तो वो किसकी हो रही है? गोलमैन साहब की जो अवधारणा है ईआई को लेकर के, उसकी हो रही है। तो दोनों ने जो अवधारणा जो अपनी दी है ईआई की, तो गोलमैन साहब ने उसके कितने प्रकार बता दिए? 5। और इन्होंने कितने बताए हैं? 4। कि इन्होंने ये बताया कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसके 5 तत्व होते हैं, या 5 तत्वों से मिलकर के वो बनी होती है, जिनमें से 3 किससे जुड़े हुए हैं? सेल्फ से जुड़े हुए हैं, जबकि जो 2 हैं वो जुड़े हुए हैं सोसाइटी से। वहीं इन्होंने 4 तत्व एक तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस के दिए हैं, और इनके अनुसार वो जो चारों तत्व हैं वो चारों के चारों तत्व व्यक्ति के किससे संबंधित है? इमोशंस से संबंधित है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से दिए हैं। तो गोलमैन साहब की हम बात करेंगे तो पहले 3 सेल्फ से रिलेटेड हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। सबसे पहला गोलमैन साहब ने जो सेल्फ के बारे में जो दिया है वो क्या दिया है? सेल्फ अवेयरनेस। सबसे पहले व्यक्ति क्या करेगा? खुद को जानेगा, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा, जब सेल्फ अवेयरनेस उसमें आ जाएगी, जब उसमें जागरूकता आ जाएगी अपने इमोशंस को लेकर के, तो अब इमोशंस को वो क्या करना सीखेगा? रेगुलेट करना सीखेगा। क्या करना सीखेगा? उनको रेगुलेट करना सीखेगा, उनको कंट्रोल करना सीखेगा। तो क्या आ जाएगा? सेल्फ रेगुलेशन आ जाएगा। अब जब रेगुलेट भी कर लिया, इमोशंस को पहचान भी लिया है, तो उसको क्या करना होगा? अब कौन सी जगह पे कौन से इमोशंस को लेकर के आना है, इसके लिए उसको मोटिवेट रहना पड़ेगा। तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? सेल्फ मोटिवेशन। चार और 5 चूंकि सोसाइटी से रिलेटेड है, तो चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा? एम्पैथी। और 5वें नंबर पे आ जाएगा सोशल स्किल्स। कौन सा आ जाएगा? सोशल स्किल्स, ठीक। इनकी हिंदी भी मैं लिख देता हूं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है आत्म जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? चौक बदल के लिखो, दिखाई देगा?
आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, मोटिवेशन को क्या कह देंगे भाई? आत्म प्रेरणा, एम्पैथी समानुभूति या परानुभूति, और सोशल स्किल में सामाजिक कौशल, सामाजिक कौशल। तो ये 4 है, 5 है सॉरी। तो याद रखना है 3 सेल्फ से रिलेटेड है, और जो 3 जो सेल्फ से रिलेटेड हैं, सॉरी 3 जो सेल्फ से रिलेटेड है वो कौन कौन से हैं? सेल्फ अवेयरनेस हो गया आपका, सेल्फ रेगुलेशन हो गया, सेल्फ मोटिवेशन हो गया, एम्पैथी हो गया, और कौन सा हो गया? सोशल स्किल हो गया। 5 आपको तत्व याद रखने हैं कि डेनियल गोलमैन साहब की अवधारणा के 4 प्रमुख तत्व हैं। सबसे पहला 3 जो है सेल्फ से रिलेटेड हैं, 2 सोसाइटी से रिलेटेड हैं। 3 सेल्फ से रिलेटेड कौन कौन से हैं? सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, एम्पैथी है, और सोशल स्किल्स है। आत्म जागरूकता, आत्म नियमन, आत्म प्रेरणा, समानुभूति या परानुभूति, और सामाजिक कौशल। वहीं जॉन मेयर और पीटर सैलोवी की जो अवधारणा है उसके केवल 4 है। उसके केवल क्या है? 4 है। सबसे पहला है भावनाओं की पहचान, भावनाओं की पहचान। दूसरे नंबर पर है भावनाओं का उपयोग, भावनाओं को विचार के स्तर पर जो है वो लेकर के आना। तो भावनाओं का उपयोग। तीसरे नंबर पर इसका आ जाएगा, वो भी भावनाओं से रिलेटेड है, वो है भावनाओं को समझना, यानी कि अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। जो सबसे पहले वाला है उसका नाम होता है परसीविंग इमोशंस, यानी कि भावनाओं की पहचान कर पाना। भावनाओं की पहचान क्या कर पाना? कि सामने वाले की और स्वयं की अभी इस समय कौन सी भावना है। सामने वाले के चेहरे को देखा, बातचीत को देखा, उस तौर तरीकों को देखा, और ये समझ पाए कि भाई इस समय इसके मन में किस प्रकार की भावना जो है वो चल रही होगी। तो इस प्रकार से। और भावनाओं का उपयोग, यानी कि भावनाओं को विचार के स्तर पर जो है वो क्या करेंगे? लेकर के आ गए। कोई समस्या है, उस समस्या का समाधान करने के लिए आप अपनी भावनाओं का उपयोग कर रहे हो, कि दूसरे की भावना का उपयोग कर रहे हो, अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ रहे हो। भावनाओं को समझना हो गया, भावनाओं को समझना तीसरे नंबर पर। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस इसको कहते हैं, भावनाओं को समझना। और चौथे नंबर पर जो है वो क्या है? भावनाओं का प्रबंधन, यानी कि मैनेजिंग इमोशंस, भावनाओं का प्रबंधन। ठीक है, 4 है। चारों में इमोशंस तो है ही हैं। सबसे पहले में भावनाओं को की पहचान है, भावनाओं की पहचान है, परसीव कर यहाँ पे कर रहे हैं, भावनाओं का उपयोग कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं यानी अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। और चौथे नंबर पर प्रबंधन है, यानी कि मैनेज कर रहे हैं। तो मैं दोबारा से बता देता हूं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा के संबंध में, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा के संबंध में डेनियल गोलमैन साहब ने 5 तत्व बताए हैं, जबकि जॉन मेयर और पीटर सैलोवी ने 4 तत्व बताए हैं। डेनियल गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के जो 5 प्रमुख तत्व बताए हैं उनमें सबसे पहला है सेल्फ रेगुलेशन, सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन, और चौथा है एम्पैथी, और पांचवा है सोशल स्किल्स। वहीं जॉन मेयर और पीटर सैलोवी की जो इमोशनल इंटेलिजेंस की जो अवधारणा है उसके 4 प्रमुख तत्व हैं। सबसे पहला है परसीविंग इमोशंस, यानी कि भावनाओं को की पहचान करना है। सेकंड है यूटिलाइजिंग इमोशंस, भावनाओं का उपयोग करना है। तीसरे नंबर पर अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, भावनाओं को पहचानना है। और चौथे नंबर पर मैनेजिंग इमोशंस, यानी कि भावनाओं का प्रबंधन करना है। इन 9 चीज जो है, 9 जो हो गए, 5 इधर और 9 इधर, इनका आपके दिमाग में क्या लगा होना चाहिए? रट्टा लगा होना चाहिए, अच्छे से आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए।
अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गोलमैन साहब की अवधारणा को लेंगे और उसके पांचों तत्वों को अच्छे से समझेंगे, और फिर उसके बाद जॉन मेयर और पीटर सैलोवी की तरफ आएंगे और इनके जो चार तत्व हैं इनको हम अच्छे से समझेंगे। सॉरी यार, टूट गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो किसको समझते हैं हम? सबसे पहले गोलमैन साहब की अवधारणा को समझते हैं। तो सबसे पहले गोलमैन साहब की अवधारणा में क्या आता है? सेल्फ अवेयरनेस आता है। सेल्फ अवेयरनेस आता है, और सेल्फ अवेयरनेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आत्म जागरूकता। तो क्या है आत्म जागरूकता? तो आत्म के बारे में, स्वयं के बारे में हम किस प्रकार से जागरूक हो सकते हैं। तो कैसे जागरूक हो सकते हैं हम स्वयं के बारे में? कैसे जागरूक हो सकते हैं हम स्वयं के बारे में, वो हमको देखना है। ठीक है, ये टूट गया यार, कोई बात नहीं। ठीक, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। तो क्या है आत्म जागरूकता? देखो, सेल्फ तो आपको पता ही है ना, जागरूकता आपको अपना पता है। यहां पे सेल्फ को समझने से मतलब क्या है? अपने इमोशंस को समझना, अपनी भावनाओं को, अपने मूड को। मूड कहते हैं ना, अरे यार मूड नहीं हो रहा। अपने टेम्परामेंट को, अपने किसको समझना? टेम्परामेंट को। नहीं, TMPE RAMENT होता है ना, टेम्परामेंट। अपने टेम्परामेंट को समझना। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं का स्पष्ट तौर पर ज्ञान नहीं होता। कई बार आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार मूड क्यों खराब है। कई बार ऐसा होता होगा कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, कि आपको गुस्सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्रोध आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जब समझता है, देखिए कि जो आपका स्वभाव है, आपका मूड है, आपका टेम्परामेंट है, आपके इमोशंस हैं, वो आपके किसी भी निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं, वो आपके किसी भी कार्य को प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं ना, साहित्य या फिर साइकोलॉजी भी जब हम पढ़ते हैं, तो दोनों में ये बताया गया है मनुष्य में जो मूल रूप से, यानी कि जो स्थायी भाव होते हैं, 9 तो कैसे भाव होते हैं? स्थायी। 9 भाव तो कैसे होते हैं? मनुष्य में स्थायी भाव होते हैं, और 33 भाव ऐसे होते हैं जो कि संचारी भाव होते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने भाव होते हैं? 42 भाव होते हैं। तो 42 भावनाएं कुल मिलाकर इंसान में हो सकती है। 9 ऐसी भावनाएं जो कि क्या होती हैं? परमानेंट होती हैं। 33 ऐसी भावनाएं हैं जो कि संचारी है। संचारी का मतलब, जैसे ही आपने कोई स्टिमुलस देखा, स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक, जैसे ही आपने उद्दीपक देखा, आपके हृदय में उस भावना का संचार हो गया। जैसे ही किसी का मैसेज देखा, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई, खुशी आ गई, आंखों में चमक आ गई। किसी का फोन आ गया, आपको मजा ही आ गया, हृदय गदगद हो गया। किसी का चेहरा देख लिया तो ओ, दिल में जल तरंग बज उठी। और वही कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसका चेहरा देख लिया तो गुस्से से अरे दिमाग ही खराब हो गया, मूड ही खराब हो गया, ऐसा भी होगा। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? उद्दीपक जब मिलता है। क्या मिलता है? उद्दीपक। बैड न्यूज मिल गई, मन खराब हो गया, कोई अच्छी न्यूज मिल गई तो क्या हो जाएगा कि आपके मन में अच्छी भावनाओं का संचार हो गया। ये सारी चीजें किससे आती हैं? सेल्फ अवेयरनेस से आती हैं। जब हम समझ पा रहे हैं, जब हम बिना किसी गलत फहमी के, जब हम खुद को ना बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं हूं, अब मैं ही यहाँ पे समझा रहा हूं। अब एक यूं है कि भाई मेरे को अच्छे से व्यूज मिल गए, अच्छे से लाइक आ रहे, और मैं खुद ये गलत फहमी में पाल बैठूं कि भाई मैं तो विकास दिव्य कीर्ति बन गया, अब तो मैं मजा ही आ गया, अब तो मैं ओशो बन गया, अब तो मैं अवध ओझा बन गया, अब तो मैं वायरल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये क्या होगी? मेरी गलत फहमी होगी। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जैसे किसी को माइक मिल गया बोलने के लिए, किसी को कहा गया माइक मिल गया बोलने के लिए, 50 लोग आगे बैठे, 100 लोग बैठे, 200 लोग, 500 लोग बैठे।
जैसे ही माइक मिलेगा ना बोलने के लिए, वो बोलना शुरू ही कर देंगे, वो रुकेंगे ही नहीं, इतना बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। ना तो उनको पता है वो क्या बोल रहे हैं, ना सामने वाले की समझ में आ रहा है क्या बोलना है। उनको इस बात से लेना देना नहीं है कि कौन सी स्थिति है, समय का ज्ञान नहीं है, और काल का ज्ञान नहीं है, स्थान का ज्ञान नहीं है, और कुछ भी बोले जा रहे हैं। किस ऑडियंस के लिए और क्या बोल रहे हैं ये समझ भी तो होनी चाहिए ना बोलते समय। अगर बोलते समय ये भूल गए कि भाई किसके लिए बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, तो फिर सॉरी, बोलने का फायदा क्या है। जैसे किसी को नहीं पता होता, जैसे किसी ने आपसे कह दिया कि यार तुम तो यार कितना अच्छा गाना गाते हो यार, प्लीज एक गाना गा दो ना यार, और आप खुश हो गए और आप गाना शुरू कर दिए। देखो, दुनिया में, संसार में सबसे बुरी हालत उन व्यक्तियों की है, उनकी बहुत दयनीय हालत ऐसे लोगों की है जिनको पता नहीं चलता कि लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। उनको लगता है कि मेरी तारीफ हो रही है, और ऐसा बहुत से लोगों के साथ में होता है। जैसे क्या होगा कि 4-5 का ग्रुप है, तो 4 लोग 3 लोग आए, एक व्यक्ति के पास में आ गए, वो चाहे स्टाफ का साथी हो गया, आपके कोचिंग का साथी हो गए, आपके स्कूल के साथी हो गए, है ना, आपके कार्यालय कार्मिक हो गए, आपके यार मित्र हो गए, कोई भी हो सकता है वो ग्रुप। एक व्यक्ति के पास गए, एक व्यक्ति को, यार आप कितना सुंदर गाते हो यार, प्लीज यार एक गाना सुना दो यार। और वो गा रहा है उसकी आवाज जो है वो कोय से भी खराब है, वो मंत्र मुग्ध होकर के गा रहा है। वो उसको लग रहा है कि भाई मैं एकदम सोनू निगम बन के गा रहा हूं। और लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आंख मार रहे हैं, एक दूसरे के हाथ पे ताली मार रहे हैं, और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उस बेचारे को पता ही नहीं, उसको लग रहा है कि मेरी तारीफ हो रही है, और जबकि लोग क्या कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो जब ऐसी हालत हो कि आपको पता नहीं हो और आपका मजाक उड़ रहा हो, कितनी शर्म की बात है। ये कब होता है, जब सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है। जब क्या नहीं होती है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है। जब आपको पता नहीं होता है कि आप माइक पकड़ करके बोल रहे हो, लोग तालियां बजा रहे हैं, आपको लगता है कि मैं कितना अच्छा बोल रहा हूं इसलिए लोग ताली बजा रहे हैं। आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि लोग मुझे नीचे उतारने के लिए ताली बजा रहे हैं कि भाई जल्दी से छोड़ दे माइक यार, दुखी हो गए। जब आपसे आपका इंट्रो पूछा जाता है और आप अपना पूरा बायोडेटा बता दें, तो इसका मतलब क्या है कि आप में सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं। पूछा इंट्रो है, पूरा बायोडेटा दे दिया, ऐसे कैसे काम चलेगा। मतलब थोड़ा बहुत तो रेगुलेशन होना ही चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो अवेयरनेस, जागरूक होना चाहिए स्वयं के बारे में, अपने बारे में। व्यक्ति को गलत फहमियां ना हो तो ज्यादा अच्छा है। तो कहते हैं ना कि लोग चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं, तो बहुत जल्दी चढ़ा देते हैं, ठीक है, लेकिन उतरना भी तो पड़ता है ना। सॉरी। तो इसको क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस होते हैं, अपनी भावनाओं को समझ पाना। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया और आपके अंदर कोई सी भी भावना का संचार हो गया, आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं चल पाता है। तो वही है जैसे, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस हम कहते हैं। ठीक, इसका दूसरा पॉइंट क्या है, सेल्फ रेगुलेशन, उसको भी समझ लेते हैं। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि अपनी भावनाओं को नियमित करना, रेगुलेट कर पाना। आपके अंदर कोई भी भावना आ रही है, लेकिन आप अच्छे से प्रबंधन कर पा रहे हो, आप ये समझ पा रहे हो कि मुझे कब किस समय कौन सी बात बोलनी है, किस समय क्रोध करना है, किस समय प्रेम दर्शाना है। ठीक है, आपको अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन सामने से आप मुस्कुरा के बात कर रहे हो, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ रेगुलेशन कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ रेगुलेशन, और इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आत्मनियमन। आत्मनियमन। आपने मुन्ना भाई फिल्म देखी है? मुन्ना भाई फिल्म में वो जो डॉक्टर है जे. अस्थाना, उसको बहुत गुस्सा आता है, तो जब भी वो गुस्सा आता है वो क्या करता है, हंसने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है कि वो एंगर मैनेजमेंट कर रहा है, वो अपने क्रोध का जो एक इमोशन उसके अंदर पैदा हो रहा है, क्रोध वाला, उसका वो प्रबंधन कर रहा है, उसको वो रेगुलेट कर रहा है। और उसको वो किस प्रकार से रेगुलेट कर रहा है, उसको वो रेगुलेट कर रहा है हंस करके, यानी कि भावना को वो अपनी को दबा नहीं रहा, भावनाओं की प्रतिक्रिया तो वो दे रहा है, लेकिन प्रतिक्रिया कैसे दे रहा है, अलग तरीके से दे रहा है, ताकि क्रोध में कोई नुकसान ना हो जाए।
ताकि क्रोध में क्या नहीं हो जाए, कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए। देखो सबसे पहले अपनी भावनाओं को समझना है, भावना को समझना। और जब भावना को समझ गए, भावनाओं को क्या कर गए, अच्छे से समझ गए, और जब समझ गए तो उसका क्या करना है, नियमन करना। समझ गए तो उसका क्या करना है, नियमन करना है। सबसे कठिन काम इंसान के जीवन में जो होता है वो है सहज होना। दुनिया के अधिकतर मानव सहज जिंदगी नहीं जी पाते। वो नहीं बन के रहते जो वो वास्तव में हैं, बल्कि वो बन के रहना चाहते हैं जैसा समाज उन्हें देखना चाहता है। हम अपने आप को ज्यादा एनर्जी इस बात में खर्च करते हैं कि भाई हम समाज को वैसे ही दिखें जैसा समाज हमको देखना चाहता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को समाज की बहुत ज्यादा परवाह है, जरूरत से ज्यादा परवाह है। हम स्वयं को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि दूसरे की नजरों में हमारी छवि अच्छी हो जाए, दूसरे लोग हमें बहुत अच्छा समझें। यह बहुत आवश्यक है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि यह बहुत आवश्यक है, वो सहज नहीं रहेंगे। तो ये सहजता बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन जो व्यक्ति सहज है, जो है जैसे है वैसे हैं, भाई मैं तो ऐसा ही हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं खुद को बेहतर करने की, पर मैं बेसिकली इसी प्रकार से हूं। तो बहुत कठिन काम है। अक्सर करके लोग है ना, आज के समय में लोग कहते हैं कि भाई केवल बॉलीवुड में एक्टर है। मैं कह रहा हूं समाज में जितने लोग एक्टर है ना, हर एक व्यक्ति एक्टर है। कुछ लोग तो इतने बड़े घाघ होते हैं, वो सुना है ना, मुंह में राम बगल में छुरी वाला, कि सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है। और ऐसा इसलिए क्यों है, क्योंकि ना तो वो अपनी भावनाओं को अच्छे से समझ पाते हैं, ना अपनी भावनाओं को अच्छे से रेगुलेट कर पाते हैं। और यदि वो भावनाओं को रेगुलेट कर भी रहे हैं अपनी भावनाओं को, तो किसके लिए कर रहे हैं, समाज के अहित के लिए कर रहे हैं, दूसरों के नुकसान के लिए कर रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है, उनका खुद का नुकसान भी उतना ही हो रहा है। भाई आपसे कोई कुछ कह करके चला गया और आपके दिमाग में वही घूम रहा है, तो फिर आप कहां रहे, फिर तो वो हो गया जो आपके दिमाग में बैठ गया। आप अपनी मर्जी के मालिक बनेंगे ना। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या है, आत्मनियमन का मतलब क्या है, कि मैं क्रोध तब नहीं करूंगा जब तुम मुझे दिलाओगे, मैं क्रोध तब करूंगा जब मेरी मर्जी होगी। मैं प्यार तब नहीं करूंगा जब तुम मुझसे प्रेम करोगे, मेरी मर्जी होगी। जब मुझे पता है कि प्रेम करने का सही समय होगा, उस समय मैं प्रेम वाला इमोशन दर्शाऊंगा। यह सेल्फ रेगुलेशन है। यह परिपक्वता का लक्षण होता है कि जब आप एकदम सहज होकर के जिंदगी जिए, घाघ होकर के नहीं। और लोग घाघ होकर के जो जिंदगी जीते हैं ना, वो अपने आप को सुपर मैच्योर समझते हैं। उनको लगता है कि समाज में किसी को कुछ नहीं पता चलता, रहे अभी रुक जाओ, अभी इससे प्यार से बात करूंगा, ये मान जाएगा, ये ऐसा करेगा वैसा करेगा, ठीक है। लोग दूसरों के दिमाग के साथ खेलते हैं, लेकिन उसको हम रेगुलेशन नहीं कहते। रेगुलेशन है, लेकिन वो बहुत नेगेटिव सेंस में रेगुलेशन है। कब, कहां और कैसी प्रतिक्रिया करनी है, कौन सी भावना दर्शानी है। मैंने आपको बशीर वद्र साहब की एक पंक्ति सुनाई थी ना, कि कौन सी बात कब और कहां कही जाती है, गर सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तरीके से यदि कोई भी बात कही जाए तो क्या होता है, हर बात सुनी भी जाती है, हर तरीके से सुनी जाती है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, सामने वाले की भावना को भी नियंत्रित करना। जब भी आप प्रतिक्रिया दें तो धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया दें। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप शांत बने रहें। बुद्धिमानी से निर्णय लें, धैर्य से, सही समय पर। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि भाई क्रोध करना बेकार बात है, ठीक है, क्रोध करना बेकार बात है, नहीं, क्रोध करना बहुत अच्छी बात है। यदि आपको क्रोध नहीं आता है, आप खत्म हो चुके हो, अंदर से पूरी तरह खोखले हो चुके हो। क्रोध आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा दर्शाने का तरीका
आपके ऊपर डिपेंड है, आप किस तरीके से डिपेंड करते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया, आपको क्या लगता है गांधी जी को गुस्सा आया कि नहीं आया? मेरा यह मानना है कि मुझे या आपको या किसी को भी ट्रेन से फेंका जाता तो हम में से जिसको जितना गुस्सा आता उससे कई हजार गुना ज्यादा गुस्सा गांधी जी को आया, कई हजार गुना कह रहा हूं मैं। लेकिन उन्होंने अपने उस गुस्से को टीटी पर नहीं निकाला, उस स्टेशन पर उत्पात मचा के उस स्टेशन के लोगों पर नहीं निकाला, बल्कि उन्होंने अपने गुस्से को पूरे के पूरे सिस्टम पे निकाला, पूरे के पूरे सरकार पे निकाला और पूरे पूरी सरकार की में ही, कानून में ही बदलाव लाया। इतना गुस्सा उनको आया। गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे, आप कह सकते हो। पर्सनली उनकी लाइफ स्टोरी देखें, भारत का स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान देखें तो आप कह सकते हो कि उनके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा था, खूब था, गुस्सा था। लेकिन गुस्से की प्रतिक्रिया देना, गुस्से को किस तरीके से निकालना है, वो उनको बहुत अच्छे से आता है। यानी कि उनको सेल्फ रेगुलेशन करना बहुत अच्छे से आता है। हमारे शास्त्रों में एक चीज लिखी हुई है, एक पंक्ति है कि सठे शाठ्यम समाचरेत, सठे शाठ्यम समाचरेत, यानी कि दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना पड़ता है। और चूंकि अंग्रेज उस समय हमारे भारत देश में दुष्टता कर रहे थे, बेसिकली वो कोई व्यक्ति नहीं कर रहा था, पूरा सिस्टम कर रहा था। और गांधी जी को पता था कि एक व्यक्ति पे गुस्सा नहीं निकालना, पूरे सिस्टम पे गुस्सा निकालना है, तो उन्होंने पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। यह होता है एंगर मैनेजमेंट, यह होता है सेल्फ रेगुलेशन कि क्रोध कब करना है, कहां करना है, किस पे करना है, कौन सी परिस्थिति पे करना है। छोटे बच्चों के आगे कई बार क्रोध करना पड़ता है ना, आंखें लाल करके दिखानी पड़ती हैं, गुस्से से आंखें निकाल के दिखानी पड़ती हैं, ताकि वो कुछ गलत काम करने से उसको रोका जा सके। और शुक्ल जी कह गए हैं कि जो गुस्सा है ना, वो जब लंबे समय तक रहता है किसी से भी, तो उस गुस्से का क्या, गुस्सा किसमें बदल जाता है? नफरत में बदल जाता है। जब गुस्से का अचार बन जाता है, जब गुस्से का मुरब्बा बन जाता है, तो वो गुस्सा किसमें बदल जाता है? नफरत में बदल जाता है। इसीलिए गांधी जी क्या कहते थे कि भाई आपको जो गुस्सा, नफरत करनी है ना, तो शत्रु से नहीं करनी, बुरे आदमी से नहीं करनी, बल्कि बुराई से करनी है। तो एंगर मैनेजमेंट में गुस्सा किस पर निकालना है? देखो, गुस्से, क्रोध जो होता है ना, क्रोध की उम्र होती है क्षणिक, कुछ घंटे मान लो, कुछ मिनट मान लो। लेकिन जब आप गुस्से को अपने अंदर समाहित करते हो और रेगुलेट करते हो, तो वो गुस्सा बहुत लंबे समय तक चल सकता है। आपने धारणा बना ली कि भाई अब मुझे ये तो बदल के ही रहना है, दिन रात कोशिश करूंगा, तो वो जो मैनेजमेंट होता है ना, उस मैनेजमेंट के बाद हमने मोटिवेशन क्यों रखा हुआ है कि जब हम अच्छे से रेगुलेट कर देते हैं ना, तो तीसरे नंबर पर फिर सेल्फ मोटिवेशन आता है, क्योंकि उससे आ जाता है मोटिवेशन। तो गांधी जी के पास मोटिवेशन आ गया कि अब मैं करके रहूंगा, अब मैं बदल के रहूंगा। जैसे भगत सिंह में आ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल में आ गया, जितने भी क्रांतिकारी थे सब में आया कि नहीं, बदल कर रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी प्रत्येक भावना को दबाना है, नहीं, अपनी किसी भी भावना को दबाना नहीं है, बल्कि उसका नियमन करना है। जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए, थोड़ी देर के लिए पानी पी लिया। बहुत से लोग उल्टी गिनती गिनते हैं, और तो इस प्रकार से बहुत से लोग ऐसे चलते हैं, वही ठीक है। कुछ लोग लंबी सांस लेते हैं, तो ऐसे करके बहुत से लोग राम 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 बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ भी अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं एंगर मैनेजमेंट के लिए। देखिए, क्रोध जो होता है ना, क्रोध क्या आ रहा है? कोई किसी पे आ रहा है, किसी विरोधी पे आ रहा है जो आपकी बहुत बुराई कर रहा है, जो आपसे नफरत कर रहा है। नफरत करने वाले, तो वो एक गाना ना फिल्म का, कि प्यार करने वाले तो प्यार ही करेंगे और नफरत करने वाले यूं ही जल जल मरेंगे। बहुत से लोग जिंदगी में दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, दिन रात सुबह शाम उनके दिमाग में यही चलता है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा, वो व्यक्ति क्या कर रहा होगा, वो व्यक्ति सफल हो रहा है, वो व्यक्ति असफल हो रहा है, वो पास हो गया, उसका तो पीटी निकल गया, उसका तो ऐसा हो गया, उसके तो टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं। इस होड़ में ना कई सारे अच्छे काम छूट जाते हैं। ये सोसाइटी जो है ना, प्रेम बहुत कम करती है और नफरत बहुत ज्यादा करती है। अपने बारे में कम सोचती है और दूसरों के बारे में क्या करती है? ज्यादा सोचती है। और अपने बारे में भी सोचती है तो दूसरों की नजरों से ही सोचती है।
एरिक फॉर्म, एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम है एरिक फॉर्म। ERIC, एरिक फॉर्म है शायद उनका नाम है ना। इनकी एक बुक है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ लविंग। द आर्ट ऑफ लविंग, ये बुक आई होगी 1956 में, 1956 में पुस्तक आई। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि भाई यदि आप अमीर हैं, यदि आप सक्षम हैं, यदि आपके पास ज्ञान है, यदि आपके पास कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि आप किसी दूसरे को दे सकते हो, तो किसी वंचित की मदद कीजिए। उस अपने पास, आपके पास जो चीज है, जो कि आपके पास ज्यादा है, खूब सारी है, और जिसको बांटने से आपके जीवन में कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसको बांटिए, वंचित की मदद कीजिए, ताकि इस, और वो कह रहे हैं कि इससे आपको क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी, बहुत खुशी मिलेगी। जीवन में कार्य करने की एक वजह मिलेगी। इससे क्या होता है ना, एक मोटिवेशन आएगा। इसीलिए तीसरे नंबर पे क्या है कि मोटिवेशन है। कहते हैं कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा गुस्सा करने से क्या हो जाती है, उम्र 10 साल कम हो जाती है। बहुत ज्यादा गुस्सा करने से उम्र 10 साल कम हो जाती है। ये बात हर कोई बताएगा, इसका दूसरा पक्ष कोई नहीं बताएगा आपको। वो क्या है कि जो व्यक्ति बिल्कुल गुस्सा नहीं दिखाते, उनको गुस्सा तो आता ही है, सभी को आता है, बहुत सामान्य सी बात है। जो लोग कहते हैं अरे मुझे तो कभी गुस्सा नहीं आता, गुस्सा तो वही आता ही है। कुछ भी खराब बात सुनते हैं तो दिमाग, इमोशंस तो जागृत होते ही हैं, स्टिमुलस। साइकोलॉजी को आप कैसे बदल दोगे ना, मनोविज्ञान थोड़ी बदल दोगे पूरी की पूरी। आप स्वयं को रेगुलेट कर सकते हो, बदल नहीं सकते पूरी तरीके से। तो गुस्सा आएगा और उसको दबा रहे हैं, और क्या हो गया, बहुत दिनों से गुस्सा दबाते जा रहे हैं, और फिर वो कहां जम हो जाता है, यहां जाम हो जाता है, यहां जम जाता है, और फिर एक दिन अच्छे से बाहर आता है। एक दिन क्या होता है, फिर वो अच्छे से बाहर आता है, पता चलता है। इसीलिए आप देखो ना, कल्पना चावला थी, कल्पना चावला गई, अरे ये क्या बनेगी, लड़की होकर के अंतरिक्ष में जाने की सोचती हो, भागो भागो, नौकरी नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं होगा, कितनी सारी असफलताएं उनको मिली। पर उन्होंने उन लोगों पे गुस्सा नहीं निकाला, उसको रेगुलेट किया, और गुस्से को कैसे निकाला, गुस्से को बदल दिया सेल्फ मोटिवेशन में, कि अब मैं करके ही दिखाऊंगी। तुमने क्या समझ लिया, तुमने कह कैसे दिया, नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्रोध को उन्होंने दूसरी जगह यूज किया, तो क्या बनी, कल्पना चावला बनी। निकोला टेस्ला, किसका, निकोलस टेस्ला, देख लो। बहुत सारे उदाहरण है यार, कितने उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। गांधी जी तो है ही हैं, गांधी जी का उदाहरण तो मैंने आपको सबसे पहले दिया ही है। तो वही ऐसा है, गुस्से को गलत जगह पे मत निकालो, सही जगह पे निकालो। लेकिन गुस्सा आना जरूर चाहिए, आता तो नॉर्मल बात है, पर यदि आप लंबे समय तक दबाओगे और गुस्से को यदि आप किसी भी चीज में परिवर्तित नहीं कर रहे हो, रेगुलेट नहीं कर रहे हो, तो समस्या है। कोई भी भावना है, जैसे दुनिया में बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो जो कहता हो कि भाई मैंने संसार की सारी माया वो छोड़ दी है, कोई भी कितना भी बड़ा पादरी हो, कोई भी मुल्ला हो, कोई भी मौलवी हो, कोई भी बाबा हो, कोई भी ये कहे कि भाई मैंने आध्यात्म, वो जो सांसारिक, वो पूरी तरह त्याग दिया है, तो भाई पूरी तरह त्यागा नहीं है, बस उसने क्या कर लिया है, रेगुलेट करना सीख लिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भावनाएं मन में आए ना। एक क्षण के लिए तो कभी भी भावनाएं मन में आ ही जाती हैं, पर जो बेहतर व्यक्ति होगा वो क्या कर लेता है, रेगुलेट कर लेता है, नियमन अच्छे से करता है। जैसे उनमें कोई इमोशंस आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेम का इमोशन आया, तो उस प्रेम के इमोशन को उन्होंने किसमें बदल दिया, भक्ति में बदल दिया। अब उनको प्रेम किससे हो गया कि महादेव से प्रेम हो गया, शिव से प्रेम हो गया, कृष्ण से प्रेम हो गया, हनुमान से प्रेम हो गया, जिससे भी प्रेम उनको होना है, प्रेम चेंज कर दिया उन्होंने, तो उसको क्या कर लिया, रेगुलेट कर लिया। तो इसको हम क्या कहते हैं, रेगुलेशन। और तीसरे नंबर पे आपका आता है सेल्फ मोटिवेशन। बिल्कुल ऐसा इंसान नहीं बनना है कि बिल्कुल मरे हुए व्यक्ति पता कौन से होता है, मरे हुए व्यक्ति वो हैं, एक तो वो व्यक्ति मरे हुए हैं कि रहीमन वेरन मर चुके जो मांगन जाए, और उनसे पहले बे मरे जिनमुख निकसत नाई।
रहीमन वे नर मर चुके जो नर मांगन जाए, कि वो व्यक्ति तो सबसे पहले मर गए जो मांगने के लिए जाते हैं दूसरों के पास, और उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत ना आए, और उनसे पहले भी वो लोग मर गए जिनके मुख से नहीं निकल, जिनके जो कुछ दे नहीं सकते, किसी को दान नहीं दे सकते। मैं बात कर रहा हूं कि भाई कि वो व्यक्ति, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उन्हें भावनाएं तो आती हैं, शून्य है, भावना शून्य ही हो जाते हैं, आती है दबा देते हैं, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। सोसाइटी में कितनी भी असमानता हो, कोई भेदभाव हो रहा हो, कोई अन्याय हो रहा हो, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो हेलन केलर का नाम सुना होगा, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसमें वो कहती है कि दुनिया के लोग देख करके भी नहीं देखते। तो ऐसे नहीं बनना है, अंधा व्यक्ति नहीं बनना है। आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। तो क्या होता है सेल्फ मोटिवेशन? सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि जैसे हाथी होता है ना, हाथी चलता है, पीछे से कुत्ते भौंकते हैं, हाथी परवाह नहीं करता, हाथी लगातार बढ़ता रहता है अपने लक्ष्य की तरफ, अपने काम की तरफ, वो कुत्तों के पीछे नहीं भागता। यही बात सेल्फ मोटिवेशन के संदर्भ में आप बहुत छोटे स्तर पर समझ सकते हो, सबसे आसान स्तर पर। क्या है? अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना, अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना। अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना, अपने कार्यों के प्रति प्रेरित रहना, अपने कार्यों के प्रति प्रेरित रहना। जैसे कि मैं हूं, अब मान लो कि मेरे जैसे क्या है कि भाई बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ही कम है, मतलब एक आम आदमी के किसी के भी हो सकते हैं, मतलब कि इतने सब्सक्राइबर्स तो है ना, मतलब इतने तो नाते रिश्तेदार यार दोस्त ही हो जाते हैं कि सही कह दोगे, कोई भी कह देगा कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो उतने सब्सक्राइबर हो जाते हैं। मेरे इतने ही सब्सक्राइबर है बस, लेकिन मैं फिर भी लगातार वीडियो बनाता रहता हूँ। तो अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे ने पूछा भी था कि सर आपके इतने कम सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूज भी इतने कम आते हैं, लेकिन फिर भी आप वीडियो बनाते रहते हैं, तो आपको डिमोटिवेशन नहीं होता क्या? तो मैंने उनको कहा, मैंने उसको जवाब दिया, मैंने कहा भाई देखो, मोटिवेशन तो, डिमोटिवेशन तो खूब होता है, मन करके होता है, और कई बार ऐसा लगता है कि छोड़ो यार, क्या ही बनाना। फिर मन में ये आता है कि यार छोड़ो ना यार, ठीक है, कि क्या है, मेरा काम है कि भाई पढ़ाना। बेसिकली क्या है कि मैं लाइफ के उस दौर से गुजर रहा हूँ कि भाई ठीक है, अब मेरी लाइफ एक तरीके से मैं जो भी अदर काम कर रहा हूँ तो उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वगैरह और दूसरी चीजें तो हैं। तो अब मेरे पास स्पेयर टाइम बच रहा है, तो एक तरीके से मैं इसे हॉबी की तरह लेता हूँ, अपने शौक की तरह, अपने पैशन की तरह, क्योंकि मुझे इसमें बहुत मजा आता है पढ़ाने में, बहुत खुशी महसूस होती है अंदर से जब मैं पढ़ाता हूँ। तो अब मैं ये नहीं देखता है, जैसे कई बार व्यूज बहुत कम आते हैं, बहुत कम सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं। जैसे कुछ एक दो लोग जिनको पता है, हालांकि मैं किसी को बताता नहीं हूँ, आपको ईमानदारी से बताऊं तो शायद मेरे आस पड़ोस में मेरे यार दोस्तों को भी नहीं पता, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टेटस पर भी कभी नहीं, ऐसा भी नहीं करता, स्टेटस पे लगा दिया, किसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, या किसी को बता दिया, नहीं किसी को ऐसे बातों में भी बता दिया कि मैं ऐसे काम करता हूँ, तो ये भी नहीं बताता, मैं करता ही नहीं। तो किसी को नहीं पता होता, तो इससे क्या होता है कि बस मैं अपने मजे के लिए, शौक के लिए, खुशी के लिए कर रहा हूँ बस। ठीक है भाई, चलो मेरे पास जो है वो मैं दे सकता हूँ, यदि कोई लेना चाहे तो ठीक है। अब कई बार लोग कमेंट कर देते हैं कि भाई इतने कम व्यूज आए, ये है क्या ही है, तुम क्या ही कर लोगे, तुम कुछ ही नहीं कर सकते, ये वो, ये थॉट खुद ही आ जाती है माइंड में। पर ठीक है, चल रहा है जब तक ठीक है, तो कोशिश है तो है बस। तो ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति को यही सोचना चाहिए। कई बार क्या है कि रिजल्ट नहीं मिलते, हम मेहनत करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते। भाई हमेशा परिणाम हमारे पक्ष में आएगा, ये कैसे मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर तू इंसान, तुझको फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान।
तो तुम्हारा काम है कर्म करना, मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो, और मेहनत करो और मेहनत करो। असफल हो रहे हो तो पूरी कोशिश करो, ध्यान से देखो कि कहाँ कमी हो रही है और उस कमी को दूर करने का प्रयास करो, और क्या कर सकते हो। पर उसकी वजह से एंजाइटी में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, चिंता चिता समान है ना, तो चिंता चिता समान है तो चिंता में नहीं जाना है। खुद से खुद ही प्रेरित होते रहो, बाहर से मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। देखिए, बाहर से आप जितना भी मोटिवेशन लोगे, कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख लो, बाहर से जो मोटिवेशन मिलेगा ना वो कुछ दिन चलेगा। अंदर से जो मोटिवेशन आता है ना वो बहुत लंबे समय तक चलता है। वो कैसे चलता है? बहुत लंबे समय तक चलता है। कौन सा? जब अंदर से जो मोटिवेशन आता है। बाहर से जो मोटिवेशन मिलता है ना वो ऐसा ही है कि बस किसी ने हवा भर दी, बस, और क्या। और तुम कर सकते हो, तुम ऐसा करो वैसा करो, और तुमने कहा हाँ मैं आज ही कर दूंगा, आज ही दीवार तोड़ दूंगा, और ऐसा होता नहीं ना। 2-4 दिन में ही वो सब हवा निकल जाती है। जितनी तेजी से जोश आता है उतनी तेजी से चला भी जाता है। मैंने शायद आपको एक दिन बताया भी था कि आपका जोश कैसा होना चाहिए, ऐसा, इस तरीके से आपका जोश है तो ठीक है। यदि आपका जोश ऐसे गया ऊपर तो ऐसे नीचे आएगा, और ऐसा जोश रहेगा तो लंबे समय तक चलेगा। और आईएएस की परीक्षा यदि आपको पास करनी है, जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको क्या चाहिए? सेल्फ मोटिवेशन चाहिए। और कैसा मोटिवेशन चाहिए? जो लंबे समय तक लगातार आपके अंदर रहे, ठीक। और इसमें जो लंबे समय तक जो लगातार एक जैसा मोटिवेशन होता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? लगन। मैंने आपको पढ़ाई भी थी लगन क्या होती है ना। जिस व्यक्ति में लगन लग जाती है किसी भी चीज को लेकर के कि मुझे ये बनना ही है, ये करके ही दिखाना है, तो वो लगन क्या है? सफलता की चाबी, द की ऑफ सक्सेस। सफलता की एक ही चाबी है, और वो क्या है? लगन। सबसे बड़ा गुण ये किसी व्यक्ति में है तो होना चाहिए सफलता प्राप्त करने के लिए, तो क्या होना चाहिए? लगन होनी चाहिए। किसी भी काम को निरंतरता के साथ, धैर्य के साथ, कठिनाइयों को सहते हुए, तमाम परेशानियों को सहते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे, जैसे कछुआ लगातार चलता रहा। कितने सारे, आपको क्या लगता है एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक ही बार में परमाणु परीक्षण करने में सफल हो गए क्या? एक ही बार में सेट रॉकेट बनाने में सफल हो गए होंगे क्या? वो कभी फेल नहीं हुए होंगे? या डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा कभी फेल नहीं हुए होंगे? या डॉक्टर विक्रम साराभाई फेल नहीं हुए होंगे? आइंस्टीन कभी जीवन में फेल नहीं हुए होंगे? या न्यूटन नहीं हुआ होगा? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको जीवन में असफलता नहीं मिलती? कोई तो होगा। हर किसी को, बड़े से बड़े व्यक्ति को भी जीवन में कभी ना कभी असफलता का स्वाद चखना ही पड़ता है। हर किसी का बुरा समय आता ही है। सुख दुख जीवन के दो रंग हैं, ये तो आएंगे जाएंगे भाई, क्या कर सकते हो आप। संसार एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने किधर जाएं हम बहते धारे हैं। 4 दिन की चांदनी तो होती है ना। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बारी बारी से आते हैं ना, अंधेरी रात उजाली रात, बराबर 15-15 दिन बराबरी से आते रहते हैं। जीवन में भी सफलताएं असफलताएं बराबरी से आती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो असफलता में मर जाते हैं और सफलता में एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं। कहने का मतलब, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थोड़े से भी असफल हो गए तो उनको एंजाइटी डिप्रेशन हो जाती है, और थोड़ी सी भी सफलता हो गई तो खुद को डोनाल्ड ट्रंप समझने लग जाता है। ऐसे नहीं बनना है। इमोशंस ऐसे नहीं होते कि भाई आज यदि आप सफल हो तो आप खुद को ऐसे मत समझो कि, मतलब अहंकार नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब यही है। जैसे अभी दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आया ना, कल ही रिजल्ट आया, तो वो पुराने भाषण दिखा रहे थे केजरीवाल जी के मोदी जी आपको मुझे हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तो ये क्या है? अहंकार दिखा देता है। बात केजरीवाल की नहीं है, ये बात मोदी जी के लिए भी लागू है। ये दुनिया में हर एक व्यक्ति के ऊपर लागू है कि यदि आप सफल हो आज और कोई दूसरा व्यक्ति आपसे तुलना में सफल नहीं है, और यदि आप उस अहंकार के मद में आकर के उसको कुछ भी बोलते हो, तो याद रखना कि ये चीज पलटेगी। क्योंकि सफलता फर्श पर, अर्श जो कहते हैं ना कि अर्श पे कोई नहीं रहता, हर किसी को नीचे उतरना ही है।
जो ऊपर गया है वो नीचे आएगा ही। कोई नहीं टिकता, लंबे समय तक कोई टिकने नहीं आता। क्रिकेटर्स को देख लो ना, आप कितने सारे भारत में इंडियन क्रिकेटर्स को देख लो कि कितनी बार खराब फॉर्म आती है, कितने बुरे बुरे दौर से लोग गुजरते हैं। पर ठीक है, असफलता सबके जीवन में आती है ना, क्या ही कर सकते हो आप। जेके रोलिंग, हैरी पॉटर, कितने, मेरे ख्याल से 10 या 12 या 15 कितने प्रकाशकों ने उसकी बुक रिजेक्ट कर दी। ये क्या घटिया किताब बनाई है, फेंको इसको। एक ने छाप दी तो सुपरहिट हो गई। तो ठीक है ना, ये तो जीवन में आता रहता है। तो इसको क्या है कि जीवन का अंग मानना है। देखो कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप पास्ट को नहीं बदल सकते, पास्ट में जो कुछ भी हो गया उसको आप नहीं बदल सकते, तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर पास्ट। तो भूतकाल के बारे में सोचना बंद करो, जो हो गया सो हो गया। तीसरी चीज, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी एक विशेष परिस्थिति के बारे में सोचते रहते हैं कि जब ऐसा होगा तब ऐसा होगा, पर जीवन में कभी वो परिस्थिति आती ही नहीं, और जबकि उनके दिमाग में वो परिस्थिति चलती रहती है, जबकि असली जिंदगी में वो परिस्थिति कभी आती ही नहीं। तो वो बंद करो, ओवर थिंकिंग जिसको कहते हैं, वो बंद करो। तीसरी चीज, दूसरों के बारे में सोचना बंद करो। दुनिया में कोई भी हो उसके बारे में सोचना बंद करो। सोचो किसके बारे में? अपने काम के बारे में। इसी में ही, इमोशनल इंटेलिजेंस में ही, जब हम खुद को रेगुलेट करना सिखाते हैं ना, रेगुलेशन करने की कई सारी थ्योरी आती है, तो उनमें से एक आती है बी इन प्रेजेंट, कि अपने वर्तमान में रहो, ना तो भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता करो, ना ही भूतकाल के बारे में सोचो। जैसे कि अभी यदि मैं आपको यह समझा रहा हूं, तो यही समझाऊं ना, मैं इस बात पर क्यों फोकस करूं कि भाई मुझे कितने व्यूज आएंगे, या मुझे पैसे तो व्यूज ही नहीं आ रहे। यदि मैं ये सोचूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा क्या खाक? कैसे समझाऊंगा आपको कुछ भी चीज? नहीं समझा सकता ना। समझाने के लिए जरूरी है कि मैं इस पॉइंट पर, इस समय, वर्तमान में पूरे मस्तिष्क के साथ यहीं रहूं, पूरे शरीर के साथ, पूरे हाव भाव के साथ यहीं रहूं, तभी तो आपको समझा पाऊंगा ना। यदि मेरे माइंड में वो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो मैं तो क्या हो जाऊंगा? डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, समझा ही नहीं सकता, इंजॉय ही नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी टीचिंग को ही इंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी ही नहीं जी रहा एक तरीके से, यदि मैं वर्तमान में नहीं हूं तो। भाई स्टीव जॉब्स को एप्पल्स कंपनी से ही निकाल दिया गया था। एक समय ऐसा था कि स्टीव जॉब्स को क्या किया गया कि भाई उसकी कंपनी से ही निकाल दिया गया था। बाद में फिर शायद उसने कोई पिक्सर था, क्या था, एक दूसरी कंपनी बनाई थी, ब्रांड बनाया, क्या बनाया, फिर बाद में वो दोबारा से एप्पल में आया, और फिर दोबारा से एप्पल में आकर के और उसने कमाल किया। और आज लोग, आपको पता ही है, अब आप जैसे निब्बा निब्बी जो होते हैं, आप तो खैर आईएएस की तैयारी कर रहे हो, पर जो निब्बा निब्बी होते हैं वो अपनी किडनी तक बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं आईफोन के लिए, एप्पल के लिए। तो ठीक है, पर यही है कि सेल्फ मोटिवेशन कब आता है? जब आप सेल्फ रेगुलेट करते हो, स्वयं की भावनाओं को, प्रतिक्रियाओं को दबाते नहीं हो, उनका नियमन करते हो। यदि आप दबाओगे तो फिर बहुत बड़ी मस्तिष्क में यहाँ पे डिप्रेशन होने की चिंता, टेंशन हो जाए, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है। इसीलिए उनको रेगुलेट करना है, उनको दबाना नहीं है, सरप्रेस नहीं करना है, उनको दबाना नहीं है, उनको रेगुलेट करना है। चौथे नंबर पे क्या है? एम्पैथी, यानी कि सहानुभूति या समानुभूति, समानुभूति या परानुभूति या परानुभूति। एम्पैथी के बारे में बहुत विस्तार से मैं पढ़ा चुका हूं एप्टीट्यूड वाले टॉपिक में, टॉपिक नंबर 3 में, तो वहां पे जाओ। एम्पैथी यदि समझनी है तो बहुत अच्छे से समझ लो, और समझ चुके हो तो फिर तो यह समझने की बात है ही नहीं। क्या है एम्पैथी? दूसरे की मन स्थिति को समझना, चाहे वो व्यक्ति सुख में है, दुख में है, किसी में भी है, आप समझ जाते हो आराम से, दूसरे की स्थिति को महसूस कर सकते हो, ये आप में कैपेसिटी है, तो आप कैसे हो? आप एम्पैथेटिक व्यक्ति हो। दूसरे के दृष्टिकोण को समझना, उनके प्रति संवेदनशील होना, चाहे वो स्थिति सुख की हो चाहे दुख की हो, तो क्या होता है? समानुभूति होती है। और समानुभूति विकसित करने के कई सारे तरीके होते हैं, जिनके बारे में आपको पहले जो है वो कई बार बता चुका हूं, ठीक। और ठीक है, ये मन स्थिति को समझना, वापस लिखूं क्या? वो पहले बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूं ना। 5वें पे सामाजिक कौशल, सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, और सामाजिक कौशल को क्या कहते हैं? सोशल स्किल, सोशल स्किल्स।
तो क्या होते हैं सामाजिक कौशल? सामाजिक कौशल का मतलब होता है कि भाई बातचीत का तरीका, बातचीत का कौशल। बातचीत का कौशल। वैसे यदि आपको ये गुण यदि आपको देखने हैं ना, तो आप कृष्ण का उदाहरण बहुत सबसे अच्छा है। डेनियल गोलमैन की ईआई की अवधारणा को यदि आप समझना चाहते हो ना, कृष्ण का एग्जांपल लो। कृष्ण के एग्जांपल से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। कृष्ण के बारे में यदि आप देखोगे कि क्या वो सेल्फ अवेयर थे, बिल्कुल उनको हमेशा पता होता था उनके मन में अभी कौन सी भावना आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। उनके भगवान वाले पक्ष को छोड़ करके मैं कह रहा हूं इंसानी वाली, उन्होंने जो भी कुछ जीवन में किया है कि एज ए इंसान के तौर पे भी यदि आप देखोगे तो भी क्या वो सेल्फ रेगुलेट थे? बिल्कुल उनको पता था कब किस पे गुस्सा करना है। जैसे शिशुपाल पर, शिशुपाल ने जब तक 100 गालियां नहीं दी तब तक कृष्ण ने कुछ नहीं किया, माफ करते रहे, मुस्कुरा के टालते रहे। लेकिन जैसा पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था कि सहनशीलता यदि हद से ज्यादा हो जाए तो कायरता हो जाती है। तो भगवान कृष्ण ने इसलिए केवल 100 गलतियां ही माफ की। 101 भी गलती करने पर उनको क्रोध आ गया, और क्रोध आकर के उन्होंने अपने वो क्रोध को उन्होंने क्या कर दिया, जाहिर किया, प्रतिक्रिया उन्होंने दी। तो वो क्या है? कौशल है। वो क्या है? आपका सेल्फ रेगुलेशन है। जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन मरने के लिए तैयार हो गया, जान देने के लिए। तब कृष्ण ने उसको समझाया कि तेरे को मरना नहीं है, तेरे को मारना है। ठीक है, तो फिर उसने क्या किया कि जयद्रथ वध किया। उसको भावनाओं को रेगुलेट भगवान कृष्ण ने करवाया, और वो मोटिवेट हुआ अर्जुन, और मोटिवेट होकर के उसने क्या किया? कौरवों का वध किया, जयद्रथ वध किया। तो ये चीजें हैं कि भाई किस तरीके से आप अपनी चीजों को कैसे रेगुलेट कर रहे हो, कैसे मोटिवेट कर पा रहे हो। जैसे कृष्ण जरासंध से कितनी बार हारे, और जब हारते तो उनका नाम रणछोड़दास पड़ा, क्योंकि क्योंकि उनको पता था, वो रण छोड़ के भाग गए। उनको पता था जरासंध को मैं हरा नहीं सकता। जरासंध की सेना थी, जरासंध तो मर गया था कि जरासंध के जो बाकी के जो लोग रह गए थे बार बार अटैक करते मथुरा के ऊपर, यादवों के ऊपर। तब भगवान कृष्ण ने एक तो युद्ध में से भागे तो वो एक ऋषि ने उनको मार दिया था उसको। फिर मथुरा छोड़ करके भी जाने का निर्णय कृष्ण ने क्यों लिया? क्योंकि बार बार युद्ध हो रहे थे। तो कृष्ण ने कहा कि यार हमारी जनता बार बार मरती है, नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम एक नया शहर बसा लेंगे। और उन्होंने एक नया शहर बसाया, द्वारका। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पलायन किया, नहीं, पलायन नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया कि भाई भावनाओं को रेगुलेट कर लिया, अपने इमोशंस को। उनके सोशल स्किल्स देखो कृष्ण के, दुर्योधन से भी उतने ही प्रेम से बात करते, द्रोणाचार्य से भी उतने ही प्रेम से बात करते। जिससे जिस तरीके से बात करनी है, जिस लहजे में बात करनी है, उससे उसी लहजे में बात करते थे वो। हाँ हाँ दुर्योधन साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे। तो उससे कहा कि अगर हमें बंदी बना सकते हो दुर्योधन, तो अवश्य कोशिश करके देख लो, तो करो कोशिश। तो ये क्या चीजें होती हैं कि स्किल्स है, बातचीत का कौशल जो हो गया है ना। वो कहते हैं ना, एक चुप 100 को हरावे। जहां आपको चुप रहने की जरूरत है तो चुप रह जाओ, लेकिन जहां आपको बोलने की आवश्यकता है वहां आवश्यक रूप से बोलना है। मैं कृष्ण के उदाहरण से आपको समझाता हूं कि जब दुर्योधन और भीम का अंतिम युद्ध हो रहा था, अंतिम गदा युद्ध जब हो रहा था अर्जुन और भीम का और दुर्योधन का, तभी वहां पे बलराम आ गए, दाऊ भैया आ गए। और दाऊ भैया कहने लगे कि ये तो गलत बात है, बेचारा दुर्योधन अकेला है और तुम सब मिलकर के उसको युद्ध कर रहे हो। तो उनका नहीं नहीं, एक एक युद्ध कर रहे हैं। तब कृष्ण कहता है कि दाऊ भैया, अब आपको बोलने का अधिकार किसने दिया? आप तब तो बोले नहीं जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आप तब तो बोले नहीं जब लाक्षागृह में पांडवों के साथ में ऐसा हुआ, जब पांडवों को चालाकी से जुए में हरा दिया, तब तो आप बोले नहीं। जब युद्ध हो रहा था तब युद्ध के समय भी आप तीर्थ यात्रा में चले गए, युद्ध में तो आपने भाग लिया नहीं, वहां भी आप चुप रह गए। जब इतनी सारी जगह पे चुप रह गए तो आप लोग को किसने अधिकार दिया कि अब आप बोलोगे? जब आप वहीं नहीं बोले तो यहां कैसे बोल सकते हो? यहां भी चुप रहो और जो हो रहा है वो देखो। यहां भी आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बोलने का अधिकार भी उसी को होता है जो सही समय पर बोलता है। जो चुप रह जाते हैं वो कायर कहलाते हैं। इतिहास में आप देखोगे ना कि दाऊ का कहीं नाम नहीं है, कृष्ण का इतना नाम है।
इतिहास में भीष्म पितामह को अवतार नहीं माना गया। क्यों नहीं अवतार माना गया? द्रौपदी के अपमान पर चुप रह गए, लाक्षागृह पे चुप रह गए, जुआ खेला जा रहा था तब चुप रह गए। एक आध जगह भी यदि वो बोल जाते, जो कि उनको बोलना चाहिए था, क्योंकि उनके पास इतनी पावर थी, इतनी शक्ति थी उनके पास में, नहीं बोले। और जब मैं आपको ये बता रहा था कि भाई भावनाओं को रेगुलेट करते हैं, और जब बहुत ज्यादा इमोशंस हों तब आप इंसान को खुद को कंट्रोल कर लेना चाहिए, लेकिन गुस्से को सही दिशा में लेकर के तो जाना चाहिए ना। कृष्ण ने खुद तो युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन पांडवों का साथ तो दिया ना। उनको गुस्सा तो था ना चीजों पर कि भाई द्रौपदी का अपमान किया है, गलत हुआ है, तो वो गुस्सा उन्होंने अलग तरीके से निकाला, अर्जुन का सारथी बन करके। उनके अंदर अहंकार नहीं था कि मैं सारथी कैसे बन सकता हूं, मैं राजा हूं, बन गए। तो ये है। तो बेसिकली समाज में यदि आपको लोगों के साथ संबंध यदि अच्छे बनाने हैं, प्रभावी रूप से संवाद करने की क्षमता होनी चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, टीम को हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो एक ही गुण सीख लो, और वो है पीपल मैनेजमेंट, ह्यूमन मैनेजमेंट। संवाद प्लस विश्वास प्लस समानुभूति, तीन चीज मिल जाएंगी तो क्या मिल जाएगी? सफलता। यदि आप में बातचीत का कौशल है, यदि आप दूसरों पे भरोसा करना जानते हो, या दूसरे आप पे भरोसा करते हैं, और आपके अंदर क्या है? समानुभूति भी है कि आप दोनों अपनी भावनाओं को और सामने वाले की भावनाओं को अच्छे से समझते हैं, तो जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। देखो, जब आप आईएएस बनोगे, आईएएस बन के आप कलेक्टर बाबू बनोगे, आप एसडीएम बनोगे, एडीएम बनोगे, सेक्रेटरी बनोगे, जॉइंट सेक्रेटरी बनोगे, इन सब पदों पे जाओगे। आपकी ऑफिस में 15 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 25 लोग होंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट में 5000 कार्मिक होंगे, 7000 कार्मिक होंगे। आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकते, एकदम सही कहावत है। आप ये सोचो ना कि मैं अकेला कुछ भी कर दूंगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट को बदल दूंगा, कुछ ही नहीं कर पाओगे। यदि आपको दुनिया बदलनी है तो आपको चाहिए लोगों का साथ। जिसके साथ में लोग होंगे, जिसके साथ में उसकी टीम होगी, जिस पर लोगों का भरोसा होगा, वही दुनिया बदल सकता है, वही परिवर्तन ला करके आ सकता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो एक आईएएस अधिकारी वो उतना ही सफल आईएएस व्यक्ति होगा, उतना ही अपने कैरियर में सफलता प्राप्त करेगा, जितने अच्छे से वो अपनी टीम को हैंडल कर पाता है, जितने टीम उस पर भरोसा उस पर करती है, विश्वास उस पर कितना करती है उसकी टीम। 5000 लोग आप पे भरोसा करते हैं, उन्होंने आपसे कभी डायरेक्ट मिले भी नहीं है, बहुत से कर्मचारियों ने तो आपको डायरेक्ट देखा भी नहीं होगा प्रत्यक्ष, लेकिन वो फिर भी आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी बात उन तक जा रही है। तो आपके कार्यों से, आपके भरोसों से, आपके बातचीत के तरीकों से, आपके व्यवहार से आपके अंदर ये कौशल होना चाहिए कि ये 4000 5000 कार्मिक मैं जैसे कहूं वैसे काम करने के लिए तैयार हो जाए। मैं इनसे ऐसे बातचीत करूं, इनका विश्वास मेरे ऊपर इतना हो जाए कि कलेक्टर साहब ने बोला है ना कि कल से जो है वो ऑफिस 10 बजे नहीं 9:30 बजे खुल जाएंगे, तो 9:30 बजे खुल जाएंगे, और सारे के सारे कर्मचारी आएंगे, मतलब समय से आएंगे। तो ऐसा आईएएस होगा तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे ना। तो सामाजिक कौशल क्या है? केवल बोलना नहीं है, लोगों से कनेक्शन भी स्थापित करना है, लोगों से अच्छे से व्यवहार भी जो है वो बना करके रखना है। तो ये क्या हो जाता है? आपका सामाजिक कौशल है। सामाजिक कौशल क्या है? लोगों को हैंडल करना अच्छे से। ये दुनिया में हर किसी के बस की बात नहीं है लोगों को मैनेज करना। लोग पढ़ सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये चीजें ले सकते हैं, लेकिन लोगों से किस तरीके से बातचीत करनी है, किस तरीके से काम करना है, ये कुछ घटिया लोग होते हैं जो लोगों में झगड़ा भी करवा सकते हैं, है ना। आपकी टीम में झगड़ा हो गया, आप किसी से गुस्से से बात कर सकते हो, ये सब है। पर उसके बजाय यदि आप सही तरीके से काम करोगे तो आप जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करोगे। अदरवाइज तो बेइज्जती होंगे, बेइज्जत हो जाओगे। ध्यान रखना, आप आईएएस अधिकारी होंगे और हो सकता है कोई बाबू आपको कुछ 4 बात सुना दे कभी। कितना खराब लगेगा कि आईएएस साहब को बाबूजी ने 4 बातें सुना दी, साहब बड़े बाबू ने। ठीक है, तो बहुत जरूरी है क्या? संवाद कौशल होना, सामाजिक कौशल होना। ये मत समझ लेना कि भाई मैं बहुत माउंट एवरेस्ट पे बैठा हूं और ये तो मेरे सामने एक पत्थर के बराबर भी नहीं है।
ऐसे समझ करके काम करोगे यदि आप अपने कार्यालय में, ऑफिस में, तो साहब कलेक्टर साहब फिर ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे उस डिस्ट्रिक्ट में, सफलता के झंडे नहीं गाड़ पाओगे। हो सकता है काम तो कर ही लोगे, काम तो सभी निकाल लेते हैं, देखो है ना, जितने भी IAS अधिकारी हैं सबका काम निकल ही रहा है, हर एक का काम निकलता है, हर एक अधिकारी का काम चल ही रहा है, क्योंकि प्रशासन एक व्यक्ति पे नहीं चल रहा, प्रशासन एक व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था की वजह से चल रहा है, आपकी वजह से नहीं चल रहा है। दुनिया में कभी ये भ्रम मत पाल लेना जीवन में कि मेरी वजह से डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, दुनिया में किसी की वजह से कुछ नहीं चल रहा। एक कहावत भारत की राजनीति में चल रही है, चलती है कि अरे देश तो तब भी चला था जब इंदिरा गांधी मर गई थी, और देश तब भी चलेगा जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ठीक है, तो ये दुनिया किसी के भरोसे नहीं है, दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती है, ये समाज, सोसाइटी सब अपने तरीके से बढ़ रहे हैं। आप ये सोचो कि मैं कितने अच्छे तरीके से योगदान इसमें दे सकता हूं, बस ये मत सोचो कि मैं कितना महान हूं। यदि आप खुद ही ये सोचो कि मैं कितना महान हूं, तो फिर लोग आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आपको खुद को महान नहीं बताना है, अरे दूसरे लोगों को बताने दो ना आप महान हो कि नहीं। आप ही अपने बारे में फैसला कर रहे हो कि मैं महान हूं, सामने वालों को करने दो, आपके काम को देख के, आपके व्यवहार को देख करके, आपके ज्ञान को देख करके, आपके कार्य करने के कौशल को देख करके सामने वालों को ये फैसला करने दो कि भाई आप जो है वो जीवन में सफल हो कि नहीं हो। चलिए, तो ये डेनियल गोलमैन की अवधारणा हो गई, और डेनियल गोलमैन की 5 अवधारणाएं, 5 जो तत्व हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के संबंध में अच्छे से याद रखने हैं। 5 कौन कौन से? सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रेगुलेशन, तीसरा है सेल्फ मोटिवेशन, और चौथा है एम्पैथी, और पांचवा क्या है? सोशल स्किल्स। तो इतने सारे उदाहरण मैंने दिए हैं, तो कहीं इस पर लिखने के लिए 150 शब्दों में लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख दोगे। और यदि आजकल ऐसा भी हो सकता है कि मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा चर्चाएं पूरे भारत देश में चल रही हैं, स्कूलों में इस पर करिकुलम आ गए हैं, SEL लर्निंग के नाम से चल रहा है, सोशल इमोशनल लर्निंग के नाम से, तो इस पे हो सकता है निबंध में भी इस पे कुछ आ जाए या कुछ एक हिस्सा आ जाए, तो आप बहुत कुछ इस पे लिख सको। मैंने आपको इतना बताया कि आप 1000 शब्द डेनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा पे कम से कम लिख सकते हो, तो आप लिख देना। चलिए, अब हम देखते हैं पीटर सेलोवी और जॉन सेलोवी और जॉन मेयर का अवधारणा। देखिए, यदि ये आए कि EI को समझाइए, EI क्या है, या भावनात्मक प्रज्ञा, भावनात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, सांवेदिक बुद्धिमत्ता क्या है, समझाइए। यदि किसी का नाम जोड़ करके नहीं आता है तो डेनियल गोलमैन की अवधारणा ही लिख देनी है, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक, पीटर सेल्वी और जॉन मेयर की अवधारणा आप कब लिखोगे? जब नाम लेके पूछी गई है, या फिर यह कहा गया है कि भाई दोनों की तुलना कर दो, दोनों की क्या करो? तुलना कर दो। जब कहा गया तो करना है, बाकी तो नहीं करना। तो पीटर सेलोवी और जॉन मेयर के सबसे पहला क्या है? परसीविंग इमोशंस, यानी भावनाओं की पहचान। अब तो आप समझ गए होंगे कि भाई भावनाओं की कैसे पहचान करनी है। वही है सेल्फ अवेयरनेस। भावनाओं की पहचान का मतलब क्या है? सेल्फ अवेयरनेस ही है। भावनाओं की पहचान का मतलब क्या है? सेल्फ अवेयरनेस ही है। अपनी और दूसरों की भावनाओं को सटीकता से पहचान पाना ही क्या है? इमोशंस है। इसमें चेहरे के हाव भाव हो गए, आवाज हो गई, बोलने का तरीका हो गया, तो ये सब कुछ इसमें क्या किया जाता है? देखा जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। तो भावनाओं की पहचान करना उसी के, अब तो मैंने आपको बता दिया है ना, पीटर से वो वहां से अब आप समझ ही गए होंगे ना। और दूसरा है आपका भावनाओं का उपयोग। भावनाओं का उपयोग या भावनाओं को विचार के स्तर पे लेकर के आना, ये वही है, रेगुलेशन है। ये एक तरीके से क्या है? सेल्फ रेगुलेशन है कि आपके सामने कोई समस्या आ गई, उसमें आप अपनी भावनाओं को यूज में ले रहे हो, कोई समस्या के बारे में हल करना है, इसमें आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपनी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ो। वही रेगुलेट करने का मतलब क्या है? सकारात्मक दिशा में मोड़ना, सकारात्मक दिशा में मोड़ना। ऐसा नहीं है कि भाई आप भावनाओं में बुरी तरीके से बह गए। ठीक है, आपको क्या कोशिश करनी है कि आप रचनात्मक हो सको, आपको क्या कोशिश करनी है कि आप विश्लेषणात्मक हो सको। वही सारे गुण जो एक IAS अधिकारी होते हैं। आपको तटस्थ होना है, निष्पक्ष होना है, पारदर्शिता लेके आनी है, ठीक है, आपको जवाबदेही है, उत्तरदायित्व है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी।
तीसरे नंबर पे है भावनाओं को समझना। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। देखो भावनाओं को समझने का मतलब है कि जब भी भावनाएं अतिरेक में हो, बहुत ज्यादा भावनाएं इमोशंस जब बह रहे हो, एक बात ध्यान रखनी है, जब कोई सा भी इमोशंस बहुत ज्यादा हो, जैसे बहुत ज्यादा प्रेम किसी पे उमड़ रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध किसी पे उमड़ रहा है, बहुत ज्यादा आप डिप्रेशन की वाली स्थिति में हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार दिमाग में आ रहे हैं, किसी भी भावना का अतिरेक यदि हो रहा है, उस परिस्थिति में आपको अपने जीवन का कोई भी फैसला नहीं लेना है। यदि आपने गुस्से में कोई बात कह दी तो उसके लिए पछताना पड़ेगा। यदि आपने बहुत ज्यादा प्रेम में कोई वादा कर दिया पिघल करके, उसके लिए भी आपको पछताना पड़ सकता है। बहुत ज्यादा आप लो सिचुएशन में थे और भावनाओं का उबाल इतना तो बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे, उस समय यदि आपने कोई फैसला कर लिया, उसके लिए भी आपको पछताना पड़ेगा। जब भी जीवन में कोई भी फैसला करो, अपने जीवन से जुड़ा हुआ या अपने किसी आसपास से जुड़े हुए व्यक्ति के बारे में कोई भी फैसला करो, उस समय आपकी परिस्थिति सामान्य होनी चाहिए, आपकी भावनाएं सामान्य होनी चाहिए। जब भावनाएं सामान्य होती हैं तभी फैसला किया जाना है। भीष्म पितामह से विचारों से गलती हो गई, उन पे पिताजी पे बहुत ज्यादा प्रेम आ गया, और पिताजी पे जब बहुत ज्यादा प्रेम आ गया तो उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा कर ली कि मैं जीवन में कभी शादी नहीं करूंगा और आजीवन हस्तिनापुर के जो भी कोई राजा होगा हस्तिनापुर का, उस राजा की बात मानूंगा पूरी तरीके से, उसका आज्ञाकारी बन के रहूंगा। उस एक प्रतिज्ञा के लिए बेचारे भीष्म पितामह जीवन भर पछताए होंगे, ये पक्का है। इसी के कारण था कि शायद उनको अवतार नहीं माना गया। इसी वजह से वो बेचारे द्रौपदी के अपमान पे नहीं बोल पाए, लाक्षा गृह वाली घटना पे नहीं बोल पाए, कौरव पांडवों को वनवास मिला उस समय नहीं बोल पाए, और जब 5 गांव भी देने से मना कर दिया गया उस समय भी नहीं बोल पाए, और कौरवों के पक्ष से युद्ध करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने एक बार भीषण प्रतिज्ञा कर ली। और वो भीषण प्रतिज्ञा कब की गई? जब भावनाओं का अतिरेक बहुत ज्यादा हो रहा था। इसको ध्यान में रखना है। जब भी आपका किसी से झगड़ा हो ना, तो भूतकाल की बातें कभी भूल करके भी बीच में मत लेकर के आना। यदि किसी भी झगड़े में यदि आप पुरानी बातों को बीच में लेकर के आ जाओगे, यकीन मानो झगड़ा कभी शांत नहीं होगा, झगड़ा उल्टा बढ़ेगा ही। इसलिए जब भी झगड़ा हो, भूतकाल की बातों को बीच में लेकर के नहीं आना है, ठीक है? तो यही क्या कहलाता है? भावनाओं को समझना। यही क्या है? अंडरस्टैंडिंग इमोशंस है। भावनाओं की जटिलताओं को समझना, भावनाओं के कारण को समझना कि इस समय मेरे अंदर इतनी सारी भावना क्यों आ रही है, उनका बीच संबंध क्या है, कि इस समय मेरा अचानक से इतना ज्यादा कुछ करने का मन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था कि क्रोध और वासना ऐसी 2 मूल भावनाएं हैं जब ये दिमाग पे जब बहुत ज्यादा असर कर देती हैं, उस समय मनुष्य की तार्किक शक्ति को खा जाती है। ठीक है? तो इस प्रकार से चौथा क्या है? भावनाओं का प्रबंधन, मैनेजिंग इमोशंस। तो भावनाओं का प्रबंधन क्या है? एक तरीके से वही रेगुलेशन हो गया, वही प्रभावी ढंग से करना, सकारात्मक दिशा में मोड़ना, अपनी भावनाओं को सही समय पर सही तरीके से व्यक्त करना, अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना, दूसरे की भावनाओं को संवेदनशीलता से समझना, सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाना। वही सोशल स्किल्स को भी इसमें शामिल कर सकते हो आप। आप इसमें किसको शामिल कर सकते हो? सोशल स्किल्स जैसे हैं वैसे ही ये है। तो इस प्रकार से ये क्या है? पीटर सेलोवी और जॉन मेयर का है, और वो किसका है? डेनियल गोलमैन का है। तो ये अवधारणा पर ही पूरी 1 घंटे की क्लास हमने ली है, और ये लेने का केवल एक ही उद्देश्य ये है कि ईआई पे मूल धारणा पे यदि प्रश्न आता है, ईआई के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यदि निबंध में प्रश्न यदि पूछ लिया जाए, ठीक है, या साक्षात्कार में प्रश्न पूछा जाए कि भाई भावनात्मक प्रज्ञा क्या है, डेनियल गोलमैन साहब की क्या अवधारणा है, आप अपनी भावनाओं को कैसे पहचान सकते हो, उदाहरण देके बताओ, भावनाओं को कैसे आप
नियमन कैसे कर सकते हो, उदाहरण देकर के समझाओ। तो आप अच्छे से उदाहरण देकर के समझा सकते हो। ऐतिहासिक पात्रों का अच्छे से उदाहरण देते हैं ना तो बात अच्छे से समझ में आती है। जब गांधी जी जैसे लोगों का उदाहरण देते हैं, बड़े लोगों का उदाहरण देते हैं, है ना, तो बात क्या होती है, अच्छे से प्रभावी होती है, तो अच्छे नंबर मिलते हैं, अच्छे अंक इससे आते हैं। तो थोड़ा सा समय हमने जरूर एक्स्ट्रा लिया है, ऐसा मुझे लगा है, पर मैंने इसलिए लिया है, एग्जाम्पल्स मैंने इतने इसलिए ज्यादा दिए ताकि आप अच्छे से इन सारी बातों को समझ सको। और जितने अच्छे तरीके से समझेंगे उतने ही बेहतर तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किसी सामने वाले को समझा सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखो क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस में क्या अंतर है या क्या संबंध है। एक तो हो गई EI और एक खाली I। EI इमोशनल इंटेलिजेंस, खाली I इंटेलिजेंस, यानी कि भावनात्मक प्रज्ञा और प्रज्ञा में क्या संबंध है, क्या अंतर है, ये रिलेशन उन दोनों के बीच में क्या है। फिर हम देखेंगे कि भावनात्मक प्रज्ञा नैतिक होती है कि अनैतिक होती है। फिर भावनात्मक प्रज्ञा के लाभ क्या है, व्यक्तिगत जीवन में क्या लाभ है, व्यावसायिक जीवन, प्रशासनिक स्तर पर क्या लाभ होते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि भावनात्मक प्रज्ञा कैसे सीखी जा सकती है, भावनात्मक प्रज्ञा हम कैसे सीख सकते हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास में इतना काफी है, और यदि क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज भाई सवाल पूछें। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का सवाल में कोई कोताही ना बरते, है ना, एकदम निर्ममता के साथ साथ सवाल पूछिए। मैं तो कहता हूं आप किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, आप किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। ठीक, और आप एथिक्स के ही नहीं, दूसरा कोई भी विषय हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, IAS से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो आप पूछ सकते हो। और ये बात शायद आपको पता ही होगी कि भाई UPSC का नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ गई है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ गई है, और पहले 11 तारीख थी, वो 18 हो गई है। तो प्रारंभिक परीक्षा के फॉर्म आ गए, तैयारी पे ध्यान दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और पढ़ते रहिए, जीवन में सफलता हासिल कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सवाल पूछते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।